अच्छा आप लोग कब मुझे देने वाले बोले लिखकर कंप्लीट? आज बोला था ना? आज बोला था ना? लाइव सब कंप्लीट करके मनीष सर मैं बोल देती हूँ, बोल दूँ? आज मनीष सर बहुत भड़के हुए हैं, तो फिर आज बोलना जरूरी है, बोलता ना? गरम तवा है, हथौड़ा मार दिया जाए, बोलते ना क्या? ईमानदारी से बताओ किसका इनकम्प्लीट है? लिसन, ट्यूसडे को मेरा लेक्चर आएगा, उस दिन कंप्लीट चाहिए मुझे। मैं अभी जाते समय बता के जाती हूँ मनीष सर को कि बच्चों का मैं मंगलवार को चेक करने वाली हूँ। ओके, ट्यूसडे यानी मंगलवार ही हुआ ना? ओके, मंडे को मेरा लेक्चर नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में हमारा आधा लेसन हो गया रीढ़ की हड्डी। ओके, आधा पढ़ा है ना मैंने लास्ट लेक्चर। चलिए देन आगे, रीढ़ की हड्डी पेज नंबर कहाँ तक पढ़े थे? 37 ना? रीम का चश्मा वहां तक शायद। बाप बेटे दोनों आप बातें करो या मुझे बोलने दो? आप ही बातें करो, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। पढ़ाई तो क्या होती रहेगी, पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं जितनी जरूरी आप लोगों की बातें है, बराबर ना? कौन नो बोला? हाँ ना, इसलिए तो टेक्स्ट बुक लाता नहीं है। पढ़ाई अगर जरूरी होती तो ये बंदा टेक्स्ट बुक लेकर आता, पर पढ़ाई जरूरी नहीं तो टेक्स्ट बुक घर पे रखते हैं। घर पे कौन पढ़ता है, पापा या मम्मी? हम आगे बढ़े? नहीं, आपकी अगर आज्ञा हो तो आगे बढ़े। ये ऐसा हुआ, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मालूम ही नहीं होता कि बैग में कौन सी बुक, क्योंकि मम्मी भर के देती है बैग में। छोटे बच्चों को तो मम्मी ही देते हैं ना, उन्हें क्या मालूम होता किस बुक को क्या कहते हैं। उनको नंबर्स होते हैं, 1 नंबर का बुक, 2 नंबर का बुक, ऐसा होते छोटे बच्चों के। कभी भी, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, बड़े बच्चे स्कूल में बच्चे रहते हैं ना, कुछ जैसे हिंदी लिखना है कुछ, फिर वो पूछे बोलेंगे टीचर बड़ी बुक निकालिए या छोटी बुक, ऐसे बोलेंगे। और जब हम बोले बड़ी या छोटी, फिर रोना शुरू, क्या हुआ मैं बुक नहीं लाया, पर उनके बैग में ही रहेगी बुक, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है, सिर्फ आके रोना शुरू कर देते, टीचर मम्मी ने बुक नहीं दिया, ऐसे बोलेंगे। जब उनके बैग में ढूंढा जाए तो उसमें से निकलते हैं, यानी वो मम्मी करते हैं। तो शायद इन बंदे की भी मम्मी बैग भर दी, तो इसे मालूम है कि बुक में लाया हूँ या नहीं लाया। ओके, चलिए बाहर कैमरे में देखा जा रहा है कौन क्या एक्टिविटी करते हैं, छूटने के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब रमा पान की तश्तरी यानी प्लेट लेकर आती है, और जब पिताजी को यानी रामस्वरूप को पान की प्लेट देकर जब मुंह ऊपर उठाती, तब उसके नाक के ऊपर सुनहरी रीम वाला यानी गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा दिखाई पड़ता है, और शंकर और गोपाल प्रसाद यानी लड़का और लड़की के पिता वह चश्मा देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं चश्मा, दोनों एक साथ कहते हैं
चश्मा। आगे देखिए, टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए। राम स्वरूप जरा सपक कर यानी हड़बड़ा कर। जी वह यानी अगर हमसे कोई गलती होती है या फिर हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो जैसे हम डर जाते हैं, हमारी जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, गलत शब्द का उच्चारण होता है या एक ही शब्द का बार बार उच्चारण होता है। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। अभी यहाँ बहाना, अभी देखो राम स्वरूप को पता है कि रमा कितनी पढ़ी लिखी है, मगर लड़के वालों को बताना नहीं है, सो बात छुपाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि पिछले महीने उसकी आंखों में थोड़ा दर्द है, यानी कोई भी रीजन, कचरा गया कुछ भी, इस वजह से डॉक्टर ने सलाह दी है कि थोड़े दिनों के लिए उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। गोपाल प्रसाद पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगाना, यानी देखो वहां उसे डाउट है, गोपाल प्रसाद को डाउट है, क्योंकि उनका दिमाग में यही बात है कि जिस किसी को भी चश्मा लगता है वह बहुत ही पढ़ा लिखा रहता है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि कहीं पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा ना। पढ़ाई तो कुछ नहीं होती, पढ़ाई और रैमिंग शब्द जैसे बोलते हैं ना, खाना पीना, खाना तो खाते, पीना कौन सा, पानी तो पीते ही है ना, घर बार मालूम है ना, भला बुरा, तो उस तरह का बात करते। क्या हो रहा है आप लोगों का? मच्छर पड़ने को आया है? सच में मच्छर है क्या उधर? डेंगू का ही होगा। लेसन, डेंगू का मच्छर, उसमें भी प्रकार है 4, D1, D2, D3, D4 ऐसे 4 है। किसी को सिर दर्द होता है, किसी को वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन भी होता है, बुखार भी, यानी सिर्फ डेंगू का सिर्फ बुखार ही नहीं, वॉमिट भी होती है, सिर दर्द भी होता है और लूज मोशन भी होता है। तो इस तरह अगर किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और मच्छर मारना बंद चाहिए। तो पापी हो, एक मच्छर की जान ले रहे हो। मच्छर काटे तो चलेगा पर आप मत काटो मच्छर। चलिए पेज नंबर 38 देखिए अभी। राम स्वरूप नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, यानी कह रहे कि अर्ज करना, यानी मैं बता रहा हूँ। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, यानी उन्हें लगता है कि नहीं राम स्वरूप सही कह रहे, शायद सच में ही उमा के आंखों में दर्द रहेगा, सो उसने चश्मा पहना था, यानी उन्हें राम स्वरूप की बातों पर विश्वास कर देता और कहते हैं संतुष्ट होकर, यानी संतोष होकर कोमल स्वर में यानी मीठे स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप वहां बैठ जाऊंगा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास, यानी जहाँ वो हारमोनियम सितार वगैरह रखा है ना, जो लकड़े का तख्त बिछा के रखा था, वहां पर उमा को बैठने को कहते हैं कि जहाँ वो बाजे वाजे मीन्स जो बाजा रखा था ना, कौन सा, हारमोनियम और सितार, उसके निकट बैठने को कहते हैं, ताकि अगर उन्होंने बोला कि थोड़ा गाना गा दो तो उमा गाना गा सके। आगे देखिए गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है ही नहीं, चेहरा भी छवि है, यहाँ कुछ गाना बजाना सीखा है, यानी कह रहे जब उमा चलकर आई तो उन्होंने देखा, मैंने बताया ना कि पहले के जमाने में लड़की को चलना आता है कि नहीं, ठीक ठाक चल रही कि नहीं, क्या यानी इस तरह का निरीक्षण किया जाता है। तो कह रहे कि चाल तो उसकी ठीक है, यानी चल तो सही ढंग से रही है, और छवि भी यानी मुंह का जो दिखावा है वो भी अच्छा है, ठीक है, सही है। तो वो पूछ रहे कि कुछ गाना बजाना सीखा है क्या, यानी गाना बजाना सीखा। राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। वो क्या कह रहे कि गाना भी आता है और सितार वगैरह बजाना भी आता है, और वो अपनी बेटी उमा से कहते हैं कि एक आध गाना इन्हें तुम सुना दो। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झपटी सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जब वो उमा से कहते हैं पिताजी राम स्वरूप एक आध गाना इन्हें भी सुना दो, किसे, गोपाल प्रसाद और शंकर। ओके, और उमा यहाँ मीरा का मशहूर कौन सा गाना है, मेरे तो गिरधर गोपाल गाना मालूम है क्या, कभी सुना है मीरा का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अरे वही कविता है ना हमारी, तो वही
तो वह गाना भी है और कविता भी है। तो वह गाती है और गाते गाते एकदम से उसकी आंखें यानी उसकी नजर शंकर की नजर से मिल जाती है और एकदम से वह गाना गाना बंद कर देती है यानी रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। यहाँ राम स्वरूप कहते हैं क्यों क्या हुआ, क्यों रुक गई? तुमने जो गाना शुरू किया उसे कंप्लीट करो, पूरा करो। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। वो कह रहे बस बहुत हो गया, काफी है यानी ओके, आपकी बेटी अच्छा गाना गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है और उमा सितार को रख देती है नीचे और अंदर यानी कमरे में जाने के लिए बढ़ती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। गोपाल प्रसाद वापस उन्हें रुकने को कहता है, किसे? उमा को कहता है रुक जाओ बेटी। राम स्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है। देखो हर एक सिलाई पुराई पेंटिंग पेंटिंग, यहाँ देखो हर एक शब्द युग्म, आप इंग्लिश में रैमिंग वर्ड्स बोलते हैं ना वैसे। ओके पेंटिंग वगैरह सीखा है क्या? उमा चुप। यानी यहाँ गोपाल प्रसाद जो भी प्रश्न पूछते हैं उमा उसका उत्तर देती नहीं है। वो क्या कहते हैं कि पेंटिंग पेंटिंग भी सीखी है क्या? उमा चुप। राम स्वरूप हाँ वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, यानी जैसे बोलते हैं ना कई बार देखो क्या होता है हमारी बेटी ने की है या नहीं की या उसे आता है या नहीं, फिर भी माता पिता तारीफ तो करते हैं, ये उसने बनाया या इसने बनाया, ये किसने भी बनाया, सहेली ने भी बनाया, फिर भी क्या बोलेंगे ये मेरी बेटी ने बनाया। आपको मालूम है शादी ब्याह होता है ना, अभी आप सब में तो मालूम है, तो जब शादी होती है शादी के समय देखो लड़कियों के साथ एक रुखवत करके रखते हैं, देखा है क्या? यानी उसे जो जो चीजें आती है उसने खुद से बनाई हुई वो शोपीस की तरह रखी जाती है, शादी ब्याह में दिखाई जाती है, ये देखो इसने बनाया था, ये वॉल पीस बनाया है, ये घर का तोरण है वगैरह जो भी रहेगा, यानी उसकी बनाई हुई चीजों का प्रदर्शनी की तरह रखा जाता है। अभी रखते कि नहीं, पहले बहुत रखते थे, मेरा मतलब। फिर वो अपने साथ ससुराल लेकर चली जाती थी और वहां सजावट में वो उसका उपयोग करती थी। तो कह रहे कि ये जो कुत्ते वाली जो पेंटिंग है वो भी किसने बनाई है? उमा ने। किसने बनाई? और वह उस दीवार पर भी, यानी कहने का मतलब इस दीवार पर जो कुत्ते की पेंटिंग लगी है वो भी उमा ने ही बनाई और उस दीवार पर जो पेंटिंग है वो भी उसी ने ही बनाई है। यानी राम स्वरूप यहाँ उमा की पेंटिंग की तारीफ करते हैं। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह कह रहे अगर पेंटिंग आती है तो ये तो बहुत ही अच्छा गुण है, और सिलाई वगैरह आती क्या? सिलाई यानी कपड़े सीना। ठीक है राम स्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी है। कह रहे कि सिलाई यानी सिलाई कपड़े सिलने का काम तो पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के पास रहती है, यानी सभी घर के लोगों के कपड़े उमा ही सीती है, और मेरी कमीज भी, कमीज का मतलब है शर्ट। ओके और हंसने लगते हैं। बराबर आगे गोपाल ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे। अभी देखो इनके इनके अंदाज से जो लड़की है वो कम पढ़ी लिखी हो, ज्यादा पढ़ी लिखी होनी नहीं चाहिए, और प्रश्न कैसे पूछा रहा कि कुछ इनाम, जब बच्चा पढ़ेगा किसी स्पर्धा में भाग लेगा तभी तो इनाम विनाम जीतेगा, ऐसे ही थोड़ी कोई घर पे आके देने वाला है। तो यहाँ तो किस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जाए, तो क्या कह रहे हैं गोपाल प्रसाद, क्या कहते हैं उमा से कि बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप, उमा फिर भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देती। राम स्वरूप इशारे के लिए खासते हैं लेकिन उमा चुप है, यानी राम स्वरूप इशारा करते हैं यानी कि गोपाल प्रसाद आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दो, उत्तर देने के लिए यानी इशारा करते हैं। यानी कभी लोग बोलते हैं ना अगर सामने वाला कुछ जवाब देता हम आंखों से इशारा करके बोलते हैं बोल तू बोल, मैं बोल तू बोल। जैसे हमें पिकनिक जाना है, डायरेक्टली पापा को तो बोल नहीं सकते, तो पापा आए फिर मम्मी को तू बोल, इशारा करते हैं ना, पहले मम्मी को फिर पीछे, फिर मम्मी बोलेगी जाने दो ना सब दोस्त जा रहे, बहुत टाइम हो गया कोरोना था कहीं घूमने नहीं गए, ये वो 10वीं का तो साल है, लास्ट ईयर है, फिर कहाँ सब फ्रेंड्स मिलने वाले, मम्मी थोड़ा और करेगी है ना। यानी हम डायरेक्टली पापा को नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली पापा बोले नहीं कोरोना है बाहर नहीं जाना है बात खत्म है ना, पर मम्मी थोड़ा बोलेगी तो फिर थोड़ा हम खुद बोलेंगे पापा जाने दो ना प्लीज, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम वैसा वैसा जो मस्का लगा के हम अपनी बात मनवा लेते। तो यहाँ पर राम स्वरूप भी उमा को गोपाल प्रसाद से पूछे हुए प्रश्न का उत्तर देने के लिए इशारा करते हैं। फिर भी उमा चुप,
उसी तरह गर्दन झुकाए, यानी गर्दन को नीचे झुका कर। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते और राम स्वरूप सपकते। अधीर हो यानी अगर हम किसी को प्रश्न पूछते और कोई उसका उत्तर नहीं देते तो हमें गुस्सा आता है ना, हम तुरंत अधीर हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ हो जाते हैं और राम स्वरूप सपक जाते हैं ना, वापस घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। राम स्वरूप जवाब दो उमा गोपाल से। हाँ हाँ जरा शर्माती है। इनाम इनाम तो इसने, यानी राम स्वरूप क्या कहते हैं, जवाब दो उमा, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ हाँ जरा शर्माती, यानी शर्म आ रही है उसको जवाब देने में। इनाम तो इसने, यानी इनाम तो इसने काफी जीते, ऐसा कहते। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, यानी थोड़ा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने चाहिए, यानी कह रहे कि अगर मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो उस प्रश्न का उत्तर उमा को भी देना चाहिए। सारी बातें आप ही बता रहे, क्योंकि यहाँ जब से उमा बाहर आई तब से हर एक बातें, जो भी प्रश्न गोपाल प्रसाद पूछते हैं उसका उत्तर यहाँ राम स्वरूप ही दे रहे। तो वो क्या कह रहे कि कुछ उमा को भी मुंह खोलने दीजिए, यानी उसे भी कुछ बात करने दीजिए। राम स्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, यानी यहाँ कह रहे राम स्वरूप उमा देखिए क्या कह रहे, ये जो प्रश्न पूछते उसका जवाब आप दे दीजिए। आप जो बिना यानी बिना जवाब दिए बैठी हो, सिर झुका कर, वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो जो प्रश्न पूछते उसका उत्तर दे दो, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, अभी उमा यहाँ हल्की यानी धीरे और एकदम स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बोलते स्ट्रॉन्ग आवाज में उत्तर देती। क्या दे रही देखो, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ खरीदार को दिखला देते हैं, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। यानी देखो यहाँ उमा क्या कह रही कि यहाँ अगर उन्हें मैं पसंद आई तो वो मुझे यानी शादी करके लेके जाएगी, नहीं पसंद है तो वो चले जाएगी। तो यहाँ वो एग्जांपल दे रही कि जब दुकान में कोई चीज बिकने को रखते हैं तो उसे कभी कोई पूछता है कि खरीदने वाला आने वाला है तो उसके साथ जाने वाली नहीं, खरीदार आता है, अगर उसे चीज पसंद आती तो वो लेकर चला जाता है, वरना फिर अकेले ही चला जाता है। हम भी किसी दुकान में कोई चीज खरीदने जाते हैं, अगर चीज पसंद आती है तो हम खरीदते, नहीं पसंद आती हम दूसरी दुकान में जाते हैं। तो वहाँ उमा यही बात कह रही कि मैं एक टेबल कुर्सी की तरह हूँ, शोपीस हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, चल के दिखा रही हूँ, गाना गा के दिखा रही हूँ, वो जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर दे रही हूँ, बराबर। अगर उन्हें ये सारी बातें पसंद आई तो मुझे ब्याह कर ले जाएंगे, नहीं पसंद आई तो यहाँ से चले जाएंगे। तो वही बात कह रही कि कुर्सी मेज जब बिकती है, जब कुर्सी मेज हम बेचते हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज से कभी पूछता है क्या तुम इस कस्टमर के साथ जाना चाहोगी, खरीदार के साथ जाना चाहोगी, नहीं, खरीदार को अगर चीज पसंद आती तो लेके चला जाता है, वरना ऐसी बात यहाँ कहते हैं। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, पेज नंबर 39। अपनी बेटी की ऐसी आवाज या फिर ऐसी बात सुनकर वह चौंक जाते यानी डर जाते। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, वो कह रहे उमा उमा रुक जाओ, तुम क्या कह रहे हो ऐसे। तो यहाँ उमा क्या कहती है कि अब मैंने एक बार मुंह खोला है तो अभी मुझे मेरी बात पूरी कहने दो बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर यानी गुस्से में या क्रोध में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। अभी यहाँ गोपाल प्रसाद गुस्से में आ गए और राम स्वरूप से क्या कहते हैं कि मेरी बेइज्जती करने यानी मेरा अपमान करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, अभी उमा का आवाज बड़ा हो गया, तेज हो गया, क्या कह रहे, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आपने इतनी देर से नाप तोल कर रहे। और यहाँ उमा क्या कह रहे कि आप यहाँ आए और मेरे बाबूजी से कह रहे हो कि आपने हमारे अपमान करने के लिए, हमें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया, और आप जो आए हो तब से हमारी बेइज्जती कर रहे हो, नाप तोल के यानी तोल के, यानी हर एक बात को ले लेकर आप जो हमारी बेइज्जती कर रहे हो वो फिर क्या है। शंकर बाबूजी चलिए, अभी शंकर खड़ा होता है, जो लड़का है शंकर वो खड़ा होता है, कहता है बाबूजी चलिए यहाँ से, यानी बहुत हम अपमान सह चुके, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोपाल प्रसाद क्या तुम कॉलेज में पढ़े हो, गोपाल प्रसाद क्या कहता है उमा से, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। राम स्वरूप चुप, अभी यहाँ उमा ने बोलना शुरू किया और राम स्वरूप यानी उमा के पिता यहाँ चुप हो गए। देखिए उमा, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। वो क्या कह रहे, जब जाते जाते भी गोपाल प्रसाद के मन में जो बात है वो क्लियर करने है तो वो क्या कहते हैं उमा से पूछते क्या तुम पढ़ी लिखी हो, तो सॉरी तुम कॉलेज पढ़ी हो। तब उमा कहती है हाँ जी हाँ मैं कॉलेज पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, मैंने पढ़ाई की है, कोई चोरी नहीं की, कोई पाप
नहीं किया है। आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाक कर कायरता दिखाई है। कह रहे कि मैंने तो पढ़ाई की है, बीए पास किया है, पढ़ाई करना कोई पाप नहीं, कोई चोरी नहीं। आपका बेटा तो हॉस्टल की लड़कियों के कमरे में ताक झाक करके कायरता का काम करता है, वैसा तो कोई काम मैंने नहीं किया है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है तो, लेकिन इससे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यहाँ देखो, यानी उल्टा यहाँ पर वह शंकर की पोल खोल देती है। कहने का मतलब कहती है कि मैंने तो पढ़ाई की है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और आपका बेटा तो क्या बोलता है ना, कारनामे कर रहा है, तो क्या लड़कियों के हॉस्टल में जाकर ताक झाक कर रहा है, कायरता का काम कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने अपनी इज्जत आबरू, यानी कहने का लड़की को पढ़ा लिखना, पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ा लिखने का कोई ये नहीं था, यानी भेजते ही नहीं थे, उन्हें सिर्फ घर में रहना है, घर के काम करना है वगैरह। और आजकल की लड़कियां फिर भी देखो, कहते हैं ना कि अभी भी कितने भी पढ़े फिर भी लड़कियों का ज्यादा बाहर रुकना किसी को पेरेंट्स को पसंद नहीं आता। ज्यादातर महाराष्ट्र में 7 से 8 घर, 7 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं जाना। लेट नाइट आती है तो डांट मिलेगी। लड़का घूम सकता है 12 बजे तक, लड़की 12 बजे तक नहीं घूम सकती है ना। कहीं ऊंच नीच हो गई तो तरह तरह की लोग क्या कहेंगे, लड़की रात रात बाहर घूमती है, ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि हम इस समाज से जुड़े हैं, तो इस समाज के जो नियम है वो हमें पालने पड़ते हैं। तो यहाँ उमा वही कह रही है कि मैंने पढ़ाई की है, बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, चोरी नहीं की। आपके बेटे की तरह मैंने कोई आपके बेटे ने जिस तरह लड़की को हॉस्टल में ताक झाक करके कायरता दिखाई, वैसा कुछ मैंने नहीं किया, मैंने अपनी इज्जत का ख्याल रखा है। आप ही अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह वो नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छुपाकर वहां से भागा था। राम स्वरूप पिताजी, उमा अभी पिताजी डर गए कि उमा क्या कर रही, पूरा इज्जत का फालूदा कर रही, पूरा जो लड़के वाले आए हैं पूरे उसकी कुंडली, अभी इतना अपमान करने के बाद कोई लड़का थोड़ी ना रुकने वाला है। हा? वो तो भागे खड़ा हुआ, क्योंकि उसके तो पूरी केले का पूरा छिलका हो गया। देखा जाए तो कहने का मतलब है कि उमा ने पूरी उसकी इज्जत ही उतार कर रख दी। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू, रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया। और गुस्से में गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बहुत हो चुका, बहुत। बाबू रामस्वरूप आपने मेरे साथ दगा किया है, यानी धोखा दिया है मुझे। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैट्रिक मींस 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक। वो क्या कह रहे हैं कि आपने हमारे साथ दगा किया है, यानी धोखा किया है, और आपने हमें बताया नहीं कि आपकी बेटी बीए पढ़ी है। आपने तो केवल इतना ही कहा कि वह मैट्रिक पास है। मैट्रिक का मतलब है 10th स्टैंडर्ड। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं और ऐसा कहकर वह घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाए कि आपके लड़के लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। देखिए अभी उमा इतने जोश में आ गए, कहती जाइए जाइए, जाकर घर में एक बार देखिए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी कि नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब राम स्वरूप कमरे के अंदर जाते हैं, इसने बताया, तब देखो गोपाल प्रसाद इससे कहता है शंकर से कि तुम्हारे दोस्त कहते हैं सही ढंग से बैठो, ब्याह करने आए हैं हम। हाँ, और कहता है ना कि ये सही, तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि तुम्हारे यानी शंकर के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। और तुरंत राम स्वरूप आते हैं तब उनका बोलना आधा अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर उमा वही बात कह रही कि जाइए जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर पता लगाइए, यानी इतना पता कीजिए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी यानी मजबूरी का गुस्सा है, और उसके लड़के के रुलासापन, यानी कहने का मतलब है रुलासापन, यानी उनकी शक्ल कैसे हो गई, रोने जैसे। अगर कोई हमारा अपमान कर दे तो किस तरह हमारा चेहरा उतर जाता है, तो यहाँ रुलासी का मतलब है रोने जैसी शक्ल। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती, और उमा सहसा यानी अचानक वापस चुप हो जाती, यानी उमा ने उसके मन में जो भी भड़ास थी उसे बाहर निकाल दिया। जो भी उसे कहना था वो सारी बातें उसने कह दी, और अब वो अचानक यानी सहसा एकदम चुप हो गई। यानी उसके मन में जो था ना, बोला ना, तो तूफान आने के पहले जो शांति होती है ना, पहले वैसे शांति उमा ने दिखाई। देन जैसे ही बोलता ना कोई भी चीज बर्दाश्त के बाहर हो जाती तो वो बाहर की तरह बह निकलती। तो वैसे उसके अंदर जितना भी गुस्सा था, जो भी था, वो सारा उसने, क्योंकि उमा एक
सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी लड़की थी और इस तरह का अन्याय वह सहना नहीं चाहती। ओके, तो यही आपका दर्शन। तो यहाँ पर नारी शिक्षण को महत्व दिया गया है। ठीक है, इसलिए देखो गर्ल्स पढ़ो, और देखो हर एक लड़की को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा कोई बोल नहीं सकता। अगर आप पढ़े लिखे होगे, अपने पाँव पे खड़े होगे, तो आगे कोई भी संघर्ष कुछ भी आता है उसे आप जरूर फेस कर सकोगे। पर उसमें भी पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। अगर पढ़े लिखे नहीं होगे तो आगे क्या कर पाओगे, कुछ नहीं होता ना। समय कुछ कहकर नहीं आता है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं होता। इसलिए हमेशा वुमन पावर, जरा पढ़ नहीं, बहुत पढ़, जरा क्या पढ़, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ओके, तो यहाँ अपना लेसन खत्म हुआ, समझ में आया है ना। यानी जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें समाज में बोलते ना, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसे अच्छा ही बुरा यानी क्या अच्छा है क्या बुरा उसकी समझ होती है और उस तरह का व्यवहार वो करता है। अगर अनपढ़ होते तो उन्हें कैसे भी ट्रीटमेंट दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ वही बात लगा। चलिए शब्द संसार लिखना है, फिर उसके बाद पेज नंबर 40 स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए जिसमें संचार पूर्ण कीजिए। उसमें रिश्ते यानी संबंध, जैसे देखो राम स्वरूप उमा, क्या संबंध है? राम स्वरूप और उमा, पिता पुत्री, पुत्री नहीं है पुत्री, पिता पुत्री। राम स्वरूप उमा के पिताजी है और उमा उनकी बेटी है पुत्री। पिता बेटी लिखो तो भी चलेगा, पिता पुत्री। फिर उसके बाद है पति पत्नी, ऊपर तो पति कौन है? राम स्वरूप, पत्नी कौन है? प्रेरणा। ओके, पेन में लिसन, टेक्स्ट बुक में कभी भी पेन से मत लिखो, पेंसिल से लिखो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोल नहीं सकते, आपके टेक्स्ट बुक और भी यूज कर सकता है ना पेन। और कई बार नहीं ना, टू कृति पूर्ण कीजिए जिसमें व्यवसायिक शिक्षा के नाम दो थे, वकील और मेडिकल। मेडिकल के साइड लिखिए डॉक्टर। बातें करना है तो क्लास के बाहर जाइए, आपको बोल रही हूँ मैं। हाँ, आपके पीछे। हाँ, क्या करते हैं? आपको बोल रही हूँ ना, आप यहाँ आपने ये बैठने का तरीका ही गलत है। ऐसे क्लास में बैठते दो बेंच से, पीछे के बेंच पे आगे, तो आगे बैठो। क्या पूछना है आपको? डॉक्टर और अगर आप इतने होशियार है तो क्लास में आने की जरूरत नहीं, आपको घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ लेसन पढ़ाऊंगी, स्वाध्याय नहीं करवाऊंगी, आप खुद से कर लेना, बराबर? क्योंकि आपको सब आता है, आप बहुत होशियार हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। मनीष सर अगर मुझे बोलेंगे तो मैं बोल दूंगी कि सर इन लोगों को मुझसे भी ज्यादा आता है, इन लोगों को टीचर की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्य के नाम दो थे, हारमोनियम, सितार। ओके,
क्योंकि रामस्वरूप रतन को कहते हैं कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार लेकर आए। ओके, तो 2 वाद्य यंत्र आए हैं। लिसन, यहाँ दिया है, बाकी आपको एग्जाम में तो पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी के ऊपर से आएगा, तो ये सारी चीजें उसमें होगी, सब टेंशन वाली बात नहीं। और लिखते समय बराबर देखकर लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ओके, चलिए अभी देखिए यहाँ, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, कैसी हो? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, खूबसूरत हो, सिलाई, हाँ सिलाई बुलाई आए, पेंटिंग वगैरह, गाना बजाना, हाँ तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। गाना बजाना जानती हो ऐसे। ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, कारण लिखिए। ओके, जिसमें पहला है बाप बेटे चौक उठे, क्यों? के कान पे रीम वाला चश्मा देखकर चौक उठे। ओके, देखो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, चाहिए तो टिक मार्क कर लीजिए पीछे। कहाँ है पान वाला, वो है ना पान की तस्करी, यहाँ है, यहाँ है। नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम का चश्मा देखकर बाप बेटे चौक उठे। ये देखो पूरा ये मिला सभी को। पेज नंबर 37 के, हाँ हाँ, नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा देखते ही बाप बेटे चौक उठे। मिला, चलिए देन नेक्स्ट, उमा को चश्मा लगा, हाँ तो ये लिखना है, देखो उसी के नीचे है, उसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। ओके, ये लिखना है, उसी के नीचे है। मिला क्या बच्चों? ओके, आगे देखिए, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्यों? वे उमा से गाना गवाना चाहते थे। ओके, हाँ वही गजल, जो भी गाना है। आपको अगर अच्छी गजल सुनना है ना तो ये डोंबिवली, ये कौन सा होटल है, मानपाड़ा साइड, अच्छा वहाँ ना सैटरडे संडे जब हम होटल्स वगैरह में जाते खा पी के आते, तो वहाँ का माहौल ही कुछ अलग, वहाँ गजल वगैरह गाते हैं शाम के समय, सैटरडे संडे ही रहता है। कौन सा ये होटल का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। अरे नंदी पैलेस, मुझे भी पता है ना कौन सा होटल। देन लास्ट वन देखिए, उमा को गुस्सा आया, क्यों आया उमा को? उमा को गुस्सा क्यों आया? सामान की तरह, हाँ क्योंकि ये देखो वो भी बेइज्जती नहीं बल्कि नाप तोल के बेइज्जती कर रहे थे, यानी हर बार अलग अलग प्रश्न पूछकर वह बेइज्जती कर रहे थे, इसलिए उमा को गुस्सा आया। ओके, चलिए देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, सूचना के अनुसार लिखिए, रुदंत बनाइए और उसके नीचे है शब्द युग्म। रुदंत और तद्धित, ये ग्रामर का एक टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी और सेंड कर दूंगी। देन अभी फिलहाल लिख लीजिए, पढ़ना का हाँ मतलब से क्या बोला आपने बेटा? पढ़ना का पढ़ाई, ऐसे ई प्रुदंत लगता है उसको। एक प्रुदंत किसे कहते हैं, तद्धित ये मैं बता दूंगी विस्तार से, अभी फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ उतना ही लिखो। चलिए, पढ़ना पढ़ाई, सीना सिलाई, समझना समझदार, चाहना चाहत, बस इतना लिख लीजिए। बाकी ये ग्रामर का टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी तो आपको विस्तार से बता दूंगी। ओके, उदंत किसे कहते हैं और तद्धित किसे कहते हैं। चलिए, फिर उसके नीचे है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। देखो शब्द युग्म यानी रैमिंग वर्ड, जैसे देखो यहाँ दिया है पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, आपके टेक्स्ट बुक में सभा सोसाइटी। ओके, पेंटिंग वेंटिंग है ना, सीधा साधा, वैसे है देखो ताक झाक,
इनाम विनाम, है ना, सिलाई पुराई, नाप तोल, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। बाकी आपको तो मैसेज होगा, पैराग्राफ परिच्छेद दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड होगा, यानी उसी को देखकर आपको आंसर देना। आपको अपने मन से लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको बता दिया। बाकी आपको एग्जाम में तो परिच्छेद यानी पैसेज दिया जाएगा, उसी को अच्छे से पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, इधर उधर के नहीं। ओके, चलिए देखो पेज नंबर 41 देखिए। अवयव पढ़ा दिया है मैंने आपको, अवयव पढ़ा है ना, अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मानो मैंने काल वचन लिंग वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवयव, अवयव के 4 प्रकार, क्रिया विशेषण अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, संबंध और विस्मयादि बोधक अवयव 4। क्रिया विशेषण में था कौन सा, कालवाचक, स्थानवाचक और याद आया, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, है ना। तो अवयव, तो यहाँ मैंने आपको अवयव पढ़ा दिया है, उसी के हिसाब से आपको यह करना है। तो देखिए एक तो मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 41 भाषा बिंदु यानी व्याकरण, उसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयव को रेखांकित कीजिए और उसके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। सामने एक लाइन दिया है ब्लैंक, वहां आपको लिखना है। जिससे को पहला दिया है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। गाय को घर के सामने, के सामने क्या आया, यस, क्योंकि देखो क्रिया विशेषण अवयव में कैसे शब्द आते हैं, जैसे धीरे धीरे, अचानक वगैरह, या कोई स्थान है, कोई जगह वगैरह। अभी मैंने बताया था समुच्चय बोधक में कैसे आते हैं, जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु, दो, हाँ, दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ने हेतु, बराबर। देन उसके बाद मैंने बोला कि के साथ, अभी देखो गाय को घर के सामने, यानी गाय और घर का संबंध बताया गया है ना, के साथ, के लिए, की तरफ, इस तरह के शब्द आएंगे। मैंने लिखवाया है ना बच्चों, तो क्यों ऐसे एकदम अनजान की तरह जोर का चक्का धीरे से लगे। चलिए ओके, तो आपको सामने दिए हुए पे लिखना है के सामने, यानी के सामने को ड्रैग करना है, और वो कौन सा उसका भेद है, तो संबंध सूचक। ओके, वैसे अभी देखो, वह उठा और घर चला गया, वह उठा और घर चला गया, तो और वो क्या है, समुच्चय बोधक अवयव। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अरे, यस, हाँ, तो इस तरह आपको लिखना है। ओके, देन उसके नीचे देखिए, पाठ में प्रयुक्त अवयव छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। हमें पाठ देखना है, पाठ में से कुछ अवयव को छाटना है यानी लेना है और यहाँ लिखना है। जैसे देखो क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, देन विस्मयादि बोधक। अभी देखो क्रिया विशेषण में है बहुत शब्द आएगा, होले होले, होले होले का मतलब धीरे धीरे। ओके, जैसे संबंध सूचक में आएगा, जैसे के सामने, के साथ, की तरफ। ओके, समुच्चय बोधक में आएगा जैसे किंतु, परंतु, अथवा वगैरह। ओके, विस्मयादि बोधक में आएगा उफ, बाप रे वगैरह। तो इस तरह के शब्द छाट कर निकालने हैं और उनके सामने उनके 2-2 सेंटेंस बनाने। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। अभी देखो लास्ट दिया है ना, नीचे आकृति में दिए हुए अवयव के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, अभी देखो पहला दिया काश, तो ये क्या, कौन सा अवयव है, हाँ, तो नाम लिखना है काश के आगे विस्मयादि बोधक और उसके ऊपर एक आपको सेंटेंस बनाना है। काश मैं दुबई जाता और मैं भारत में रहता। ओके, तो यहाँ अपना लेसन नंबर 9 ना, कौन सा कंप्लीट हो गया। इस पारा में मेरा लेसन नंबर 10 कंप्लीट होने को आया। सो नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 10 हमारे पोर्शन का लास्ट लेसन रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट लेसन रहेगा। देन उसके बाद कारक बता दिया ना मैंने आप लोगों को। देन उसके बाद हम राइटिंग के लिए ना उपयोगित लेखन शुरू करेंगे। ओके, संधि बता दूं ना,
आपको संधि भी मैं बता दूंगी, ओके।